गुड मॉर्निंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। हाँ जी, और आज सैटरडे है और जैसा कि मेरा वादा था आप लोगों से, हर एक सैटरडे को, हर शनिवार को जिला दर्शन की बात करेंगे। हाँ, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस उत्तरी जिले की जो राजस्थान का सिरमौर की श्रेणी में आता है, हनुमानगढ़ जिले की हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उन 5 बेहतरीन खबरों की जो बनी है आज की सुर्खियां मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो आज 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और एक हम बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले की बात करें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आप लोगों के लिए मोटिवेशनल थीम की, और मेरे दोस्तों वो है कि जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। हाँ जी, हमारे साथ एक बड़ी समस्या रहती है कि हम लोग जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, जब भी पढ़ाई की सोचते, कहते हैं कि मंडे से करेंगे, कहते हैं 1 तारीख से करेंगे, लेकिन हमेशा मौका बार बार नहीं मिलता है। और वो जो मौका मिला मेरे दोस्तों वो आज से ही प्रारंभ करना है। यदि आज से भी स्टार्ट कर दिया तो सफलता ज्यादा दूर नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ जी, अब ये तो होगी मोटिवेशनल थीम। अब उसके बाद हम बात करते हैं, आज जिला दर्शन की बात करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां से हनुमानगढ़ दर्शन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? हनुमानगढ़ दर्शन। अब दोस्तों समझना यहां से, अब हम लोग इसको बड़ी बारीकी से समझेंगे, इस हनुमानगढ़ की इतिहास को समझेंगे, इस हनुमानगढ़ के वर्तमान स्थिति को समझेंगे। इसके बाद यहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल जो है महत्वपूर्ण, उनको समझेंगे। इसके अलावा यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स की न्यूज होंगी, हम लोग उनके ऊपर भी विचार करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे आज की 5 बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हनुमानगढ़ दर्शन की। यदि हनुमानगढ़ जिले की बात करें मेरे दोस्तों, ये राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित जिला जो है उसका नाम है हनुमानगढ़। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसके इतिहास की बात करें। यदि हम हनुमानगढ़ के इतिहास की बात करें, इसको बड़े आराम से समझेंगे, हर एक चीज क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ की कल्चर भी हमारे लिए क्लियर हो, कोशिश करेंगे हमारे यहाँ से पर्यटन का जो सोर्स है वो भी क्लियर हो, यहाँ से आर्थिक जो इकाइयां हैं वो भी क्लियर हो, अर्थात यहाँ से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, वो तीनों की तीनों यहाँ से क्लियर करने की सोचेंगे। अब देखो हनुमानगढ़ के इतिहास की बात करें, सबसे पहली चीज देखो, ये जो गंगानगर, ये जो जिला आता है गंगानगर, और ये जिला है मेरे दोस्तों हनुमानगढ़। इस पूरे क्षेत्र को, प्राचीन काल की बात करें, इस पूरे क्षेत्र को मेरे दोस्तों पहले कहा जाता था योद्धे प्रदेश। पहले इस क्षेत्र को योद्धे प्रदेश कहा जाता था। और यहां पर एक जिला है मेरे दोस्तों जिसका नाम है जैसलमेर। और ये जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर के शासक हुआ करते थे, भाटी वंश के शासक हुआ करते थे। तो कहानी यहां से प्रारंभ होती है कि जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर में तो भाटी वंश शासक हुआ करते थे, और ये राजस्थान का जो उत्तरी भाग है इसे कहा जाता था योद्धे प्रदेश। अब क्या हुआ, इस जैसलमेर से एक भाटी वंश के शासक चले और वो इस क्षेत्र में आते हैं, वो यहां पर आते हैं, और यहां पर आने पर और इस हनुमानगढ़ क्षेत्र में यहां पर एक दुर्ग का निर्माण करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं मेरे दोस्तों। यहां पर आते हैं, चल के जैसलमेर से हनुमानगढ़ क्षेत्र में, नॉर्थ क्षेत्र में आते हैं और यहां पर आकर के एक दुर्ग बनाते हैं, और इस दुर्ग को कहा जाता है भटनेर का दुर्ग। इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भाटी शासकों के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको कहा गया था भटनेर दुर्ग कहा गया। और इस एरिया को, इस हनुमानगढ़ को पहले भटनेर के नाम से ही जाना जाता था। पहले इसको क्या कहते थे? भटनेर के नाम से ही जाना जाता था। और यहां पर ये भटनेर का दुर्ग बना दिया मेरे दोस्तों। अब इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो यहां पर किसका निर्माण हुआ? भटनेर का दुर्ग। ये तो इसका इतिहास प्रारंभ होता है। उसके बाद समझना यहां से, उसके बाद यहां पर एक रियासत आती है मेरे दोस्तों जिसका नाम है बीकानेर। और इस बीकानेर रियासत के एक राजा थे, इस बीकानेर रियासत के मेरे दोस्तों एक राजा थे, उस राजा का नाम था सूरत सिंह। जो राजा थे उस राजा का नाम था मेरे दोस्तों सूरत सिंह। और ये जो सूरत सिंह है ये चलते हैं वर्ष 1804 में। सूरत सिंह जो है ये वर्ष 1804 में बीकानेर से नॉर्थ की ओर चलते हैं। जब ये नॉर्थ की ओर चलते हैं तो सबसे पहले इसके मार्ग में एक स्थान आता है जिस स्थान का नाम था चुंगेर, जिस स्थान का नाम था मेरे दोस्तों चुंगेर। और इस चुंगेर पे विजय प्राप्त की इन्होंने 1804 के अंदर, और चुंगेर का नाम बदलकर कर दिया था सूरतगढ़। तो याद रखना ये जो सूरतगढ़ है इसका प्राचीन नाम क्या था? चुंगेर, जिसे 1804 में बीकानेर के शासक सूरत महाराजा सूरत सिंह के द्वारा क्या बनाया गया था? सूरतगढ़ बना दिया गया था, सूरतगढ़। अब यहां से
इस सूरतगढ़ को, चुंगेर को जीतकर उसके बाद जब ये नॉर्थ में और आगे चलते हैं तो यहां पर इस भटनेर के दुर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात इस भटनेर के दुर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। और जिस दिन विजय प्राप्त करते हैं वो दिन होता है मेरे दोस्तों मंगलवार का दिन, और मंगलवार का दिन होता है और इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। इसलिए इस महाराजा सूरत सिंह के द्वारा ये जो भटनेर का दुर्ग है इसे कर दिया गया हनुमानगढ़ दुर्ग, इसका नाम कर दिया गया मेरे दोस्तों हनुमानगढ़ दुर्ग। और तब से लेकर के ये क्षेत्र कहलाता है हनुमानगढ़ का क्षेत्र, तब से क्षेत्र क्या कहलाता है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता है मेरे दोस्तों। तो ये हो गया थोड़ा सा इसका इतिहास, कहां से भाटी शासक आए थे। और भाटी शासकों की भी बात करें जिन्होंने जो भटनेर का दुर्ग बनाया था उसका नाम था मेरे दोस्तों भूपत सिंह, उनका नाम था भूपत सिंह भाटी के द्वारा ये भटनेर दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसे 1805 में, 1805 की बात करें 1805 में महाराजा सूरत सिंह के द्वारा क्या बना दिया गया, हनुमानगढ़ दुर्ग का निर्माण कर दिया गया था मेरे दोस्तों। ये चीजें आती यहां से थोड़ा सा इसके इतिहास की, कैसे ये पहले योद्धे क्षेत्र था, उसके बाद कैसे ये भटनेर बना और उसके बाद कैसे ये हनुमानगढ़ बना मेरे दोस्तों। ये चीजें यहां से थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अब इसके वर्तमान की बात करते हैं। अब यदि हम बात करें इसके वर्तमान की कि वर्तमान समय में हनुमानगढ़ की स्थिति क्या है, वर्तमान समय में हनुमानगढ़ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वर्तमान समय में हनुमानगढ़ की राजनीतिक स्थिति क्या है, ये आता है मेरे दोस्तों। अब देखो यदि हम बात करें यहां से वर्तमान समय की हनुमानगढ़ की बात करें तो ये जो है सबसे पहले अपन बात करते हैं संभाग की, वर्तमान समय में कौन से संभाग में पड़ता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों ये बीकानेर संभाग का जिला है, बीकानेर संभाग का जिला है। और यदि एक हम बात करें इसके निर्माण की कि सर ये निर्माण कब हुआ, तो इसका जो निर्माण हुआ था मेरे दोस्तों याद रखना, इसके निर्माण की बात करें ये हुआ था 12 जुलाई 1994। ये डेट आपको याद रखनी है कि हनुमानगढ़ के बात करें इसका निर्माण कब हुआ, 12 जुलाई 1994 को। हुआ क्या था, जब रियासतों का एकीकरण किया गया, उस रियासतों के एकीकरण के दौर में अब जब गंगानगर भी जिला बन गया था तो ये जो हनुमानगढ़ है ये गंगानगर की एक तहसील के रूप में हुआ करता था, गंगानगर की एक तहसील के रूप में हुआ करता था। लेकिन 12 जुलाई ये एग्जाम में पूछा गया है, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ नया जिला बना और कौन से नंबर का बना, तो ये 31वां जिला बना था मेरे दोस्तों, 31वां। यहीं से एक चीज क्लियर हो जाती कि ये जो हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ के परिवहन कोड की बात करें, यदि हम हनुमानगढ़ के परिवहन कोड की बात करें, किसका परिवहन कोड कितना है मेरे दोस्तों, तो वो आता है RJ 31। हनुमानगढ़ का परिवहन कोड भी कितना आता है, RJ 31 आता है मेरे दोस्तों। तो 12 जुलाई 1994 को ये राजस्थान का 31वां जिला बन गया। अब उसके बाद यदि हम बात करें यहां से लोकसभा सीट की बात करें कि ये कौन से लोकसभा सीट में आता है, तो मेरे दोस्तों याद रखना ये गंगानगर लोकसभा सीट का ही एरिया आता था। गंगानगर और हनुमानगढ़ इन दोनों को मिलाकर एक लोकसभा सीट बनाई गई है, इन दोनों को मिलाकर मेरे दोस्तों एक लोकसभा सीट बनाई गई। पर्टिकुलर ये हनुमानगढ़ अपने आप में एक लोकसभा सीट नहीं आता है, ये चीज यहां से आ जाती हैं। उसके बाद हम यहां से और बात करें, यदि एक हम बात करें इसमें तहसीलों की संख्या की बात करें, तो मेरे दोस्तों याद रखना इसमें तहसीलों की बात करें इनकी संख्या आती है 7। एक आती है संगरिया, एक तहसील तो है संगरिया, एक है मेरे दोस्तों हनुमानगढ़, एक है टीबी, पीलीबंगा, उसके बाद में रावतसर, नौहर और भादरा। ये 7 तहसीलें आती हैं इसके अंदर, वर्तमान में ये 7 तहसीलें आती हैं यहां से। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, अब इसके बाद थोड़ा सा ये तो योग इसकी वर्तमान स्थिति कहां पर है, किसकी स्थिति है, इसका निर्माण कब हुआ मेरे दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, अब ये तो अपना जिला आता है हनुमानगढ़, इस मैप में यहां पर अपन देखें कि ये अपना जिला आता है हनुमानगढ़। और अब इस हनुमानगढ़ की हम यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के आर्थिक स्थलों की बात करें, ये अपना जिला आता है हनुमानगढ़। सबसे पहली चीज हम बात करें कि सर ये जो हनुमानगढ़ है इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो है
ये अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी है या ये कहें सोफेनुमा है मेरे दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से जिले की आकृति जो है वो अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी है या सोफेनुमा है, तो वो कौन सा है मेरे दोस्तों, हनुमानगढ़ आता है। एक हम बात करें यहां से यदि इस क्षेत्र की, यदि हम जलवायु की बात करें कि यहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है, तो मेरे दोस्तों याद रखना यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, या ये कहें कि यहां पर जो वर्षा होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है, अर्थात यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। उसके बाद और आगे बढ़े थोड़ा सा, एक हम बात करें यहां पर सर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो याद रखना मेरे दोस्तों यहां से मिट्टी कैसी पाई जाती है। और मिट्टी की बात करें तो यहां पर मिट्टी जो पाई जाती है मेरे दोस्तों वो पाई जाती है पीली भूरी रेतीली मिट्टी, पूरी पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहां से पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों। और इस मिट्टी में विभिन्न जो रस वाले जो फल होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। एक देखो यदि इसकी सीमा की बात करें कि सर इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, तो ये जो है ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है मेरे दोस्तों, ये बनाता है अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है पंजाब और हरियाणा के साथ। ये पंजाब और हरियाणा के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। इसका मतलब हुआ कि यहां तक तो सीमा लगती है मेरे दोस्तों पंजाब की, और इधर सीमा लगती है इसके साथ हरियाणा की। इसका मतलब ये हुआ ये राजस्थान का वो जिला है जहां पर पंजाबी संस्कृति और संस्कृति का भी प्रभाव है, और वो जिला है जहां पर हरियाणवी संस्कृति का भी प्रभाव है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कौन सा जिला है जहां पर पंजाबी और हरियाणवी जो सामाजिक प्रथाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, हनुमानगढ़। यहां पर पंजाबी और हरियाणवी और राजस्थानी तीनों कल्चरों का समावेश पाया जाता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा के साथ इसकी सीमा बनती है। और यदि हम बात करें जिलों के साथ कि कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनती है, तो मेरे दोस्तों याद रखना इसकी सीमा 3 जिलों के साथ लगती है। गंगानगर के साथ लगती है, बीकानेर के साथ लगती है और चूरू के साथ। इसकी सीमा 3 जिलों के साथ लगती है, गंगानगर, बीकानेर और चूरू के साथ इसकी सीमा लगती है मेरे दोस्तों। तो ये हो गई थोड़ी सी वर्तमान स्थिति। अब और आगे बढ़े यहां से, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। अगला आता है यहां से अपन बात करते हैं इस हनुमानगढ़ के अपवाह तंत्र की। मैंने कहा ना हर एक चीज को पढ़ेंगे, इसके इतिहास को पढ़ेंगे, इसकी वर्तमान स्थिति को पढ़ेंगे, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के अपवाह तंत्र, यहाँ के खनिज, यहाँ की फसलें, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब यदि हम बात करें यहां से अपवाह तंत्र की, अब समझना यहां से थोड़ा सा, यदि हम इसके अपवाह तंत्र की बात करें तो जैसे ये तो हो जाएगा अपना राजस्थान, और इस राजस्थान में यहां पर ये जिला है मेरे दोस्तों हनुमानगढ़, ये जिला है हनुमानगढ़। और इस हनुमानगढ़ में एक नदी बहती है, यहां से शिवालिक की पहाड़ियां हैं मेरे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां। इस शिवालिक की पहाड़ियों से एक नदी निकल के आती है जिस नदी का नाम है घग्गर नदी, और ये हनुमानगढ़ में यहां पर प्रवेश करती है। और जहां पर प्रवेश करती है मेरे दोस्तों उसका नाम है टिब्बी। ये टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये हनुमानगढ़ से बहती हुई गंगानगर और गंगानगर के अनूपगढ़ तक आती है, गंगानगर के अनूपगढ़ तक आती है। और उसके बाद ये आगे पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, आगे पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है मेरे दोस्तों। अब समझना यहां से चीज, काम की चीजें यहीं से आनी है। क्या आता है पहली चीज की इस क्षेत्र में हनुमानगढ़ में बहने वाली नदी का नाम कौन सा आता है, तो इस नदी का नाम आता है मेरे दोस्तों घग्गर नदी। इसका नाम क्या है, घग्गर नदी। प्रवेश कहां से करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से। अगली चीज, ये जो घग्गर नदी है इसी के किनारे पर हनुमानगढ़ में एक स्थान आता है तिलवाड़ा का नाम आ गया तलवाड़ा। और यहां पर इस तलवाड़ा के अंदर एक झील भी है जिसे कहा जाता है तलवाड़ा झील। तो इस नदी के किनारे पर एक तलवाड़ा झील भी आती है मेरे दोस्तों। अगली चीज, एक ये जो नदी है इस नदी के किनारे पे एक नगर आता है जिस नगर का नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन, जिसका नाम है
हनुमानगढ़ जंक्शन। और याद रखना हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करें तो ये जो है ये समुद्र तल से भी नीचे स्थित है, समुद्र तल से नीचे स्थित है। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि इस हनुमानगढ़ जंक्शन में घग्गर नदी के द्वारा बाढ़ आती है। और यहां पर याद रखना जो बाढ़ आई थी वर्ष 1995 में। हुआ क्या था वर्ष 1994 के अंदर, जब 12 जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ का निर्माण हुआ तो उससे अगले ही साल इस हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आ गई थी। और वो बाढ़ किसके द्वारा लाई गई थी मेरे दोस्तों? घग्गर नदी। तो याद रखना कि हनुमानगढ़ जंक्शन में अंतिम जो बाढ़ आई है वो कब आई है? अंतिम बाढ़ वर्ष 1995 में आई थी मेरे दोस्तों, अंतिम बाढ़। और उसी समय ये नदी कहां पहुंची थी? फोर्ट अब्बास तक पहुंची थी। उसी समय ये फोर्ट अब्बास तक पहुंची थी मेरे दोस्तों, उसके बाद कभी फोर्ट अब्बास तक नहीं पहुंची। या तो ये सामान्यतः यहां पर हनुमानगढ़ जंक्शन के पास आते आते विलुप्त हो जाती है या अनूपगढ़ तक आते आते विलुप्त हो जाती है मेरे दोस्तों। एक और देखना, ये जो नदी है घग्गर नदी, इस घग्गर नदी के किनारे पर ही भटनेर का दुर्ग स्थित है। इसी के किनारे पर ही भटनेर का दुर्ग स्थित है मेरे दोस्तों। इस घग्गर नदी के किनारे पर ही भटनेर का दुर्ग है। क्यों था नदी के किनारे पर? क्योंकि प्राचीन समय में जो भी राजा थे जिन्होंने नगरों की स्थापना की वो वहां पर किए गए थे जहां पर जल स्रोत पाए जाते हैं, इसलिए यहां पर इसी नदी के किनारे पर भटनेर का दुर्ग है। और इसी नदी के किनारे पर याद रखना मेरे दोस्तों, इसी नदी के किनारे पर बात करें तो इसी नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ शहर भी है, हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर भी है। तो हनुमानगढ़ जो है ये हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ के बीचों बीच से होकर बहती है मेरे दोस्तों घग्गर नदी। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़े, इस मैप में समझना यहां से। अब क्या हुआ, ये इस प्रकार से है, ये देखो यहां से टिब्बी से प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से और पीलीबंगा से होती हुई आगे जाती है। तो ये जो पीलीबंगा की बात करें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीलीबंगा है यहां पर इसी नदी के किनारे पर स्थान आता है पीलीबंगा। इसी नदी के किनारे पर स्थान आता है मेरे दोस्तों कालीबंगा। और इसी नदी के किनारे पर दोस्तों मेरे दोस्तों स्थान आता है रंग महल। और यहां पर सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं मेरे दोस्तों, सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो ये चीजें आप सभी को याद रखनी है मेरे दोस्तों कि क्या है घग्गर नदी के साथ राजस्थान की ये टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। इसी के किनारे पे तलवाड़ा झील है, इसी के किनारे पर हनुमानगढ़ जंक्शन है जहां पर वर्ष 1995 में बाढ़ आई थी। इसी नदी के किनारे पर भटनेर का दुर्ग है मेरे दोस्तों, भटनेर का दुर्ग स्थित है। और इसी नदी के किनारे पर मेरे दोस्तों हनुमानगढ़ का शहर स्थित है। और इसी नदी के किनारे पर कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल की बात करें ये स्थित है मेरे दोस्तों। तो ये चीजें हो जाती हैं क्या, ये हो गई इसके अपवाह तंत्र की बात होगी। यहां पर एक ही नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी और एक ही झील है मेरे दोस्तों जिसका नाम है तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील। और इसी तलवाड़ा झील की बात करें, अब समझना यहां से ये तलवाड़ा झील है कहां पर? टिब्बी में। समझना जो चीज समझा रहा हूं, तलवाड़ा झील कहां पर है? टिब्बी के अंदर है। और टिब्बी क्या था मेरे दोस्तों? कुछ चीजें देखना, इतिहास के साथ चलते हैं। ये टिब्बी क्या था? ये टिब्बी जो है पहले सिरसा की बात करें या ऐसे बात करें हरियाणा का पार्ट आता था। ये हरियाणा का पार्ट आता था मेरे दोस्तों, हरियाणा का पार्ट था। ये मान के चलें हरियाणा के अंदर जो हिसार, जो हरियाणा के अंदर जो हिसार जो है ये यहाँ पर रियासतें हुआ करती थी। और हरियाणा की एक रियासत हिसार, उसका परगना था टिब्बी, उसी का परगना था मेरे दोस्तों टिब्बी। अब देखो इसी हरियाणा में क्या हुआ था, इस हरियाणा की बात करें तो यहां पर क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। यहां पर क्या हुआ था? तराइन का युद्ध। इसका मतलब ऐसा, यदि राजस्थान के सापेक्ष कोई चीज पूछी जाती है कि तराइन का युद्ध का संबंध राजस्थान में किस स्थान से आता है तो मेरे दोस्तों वो कौन सा आ जाता है? टिब्बी या तलवाड़ा झील। राजस्थान में तराइन के युद्ध का संबंध यदि किसी झील के साथ जोड़ा जाता है मेरे दोस्तों तो वो क्या आ जाता है? तलवाड़ा झील के साथ जोड़ा जाता है। कि इसका नॉर्थ का पार्ट जो पूरा आता है मेरे दोस्तों वो किसका हिस्सा था? ये हरियाणा की रियासतों का हिस्सा आता था। ये चीजें यहां से आती हैं। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गए इसके अपवाह तंत्र की बात करें। अब यहां से अब नेक्स्ट अपन बात करें यहां से यदि सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, किसकी बात करें मेरे दोस्तों? सिंचाई परियोजनाओं की बात करें कि इस हनुमानगढ़ में सिंचाई परियोजनाएं भी हैं क्या? हाँ जी, इस हनुमानगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं भी हैं, सिंचाई परियोजनाएं भी हैं मेरे दोस्तों। कौन कौन सी हैं वो चीजें भी आ जाएंगी, सेम की समस्या भी मेरे दोस्तों यहां पर आ जाएगी। अब देखो
थोड़ा सा मैप के साथ समझें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां से इसकी ज्योग्राफी तो पूरी ही क्लियर हो जाएगी यहां से। अब समझना, अब जैसे ये तो हो गया राजस्थान, और इस राजस्थान में यहां से एक नदी हमने पढ़ी थी। इस नदी का नाम क्या था मेरे दोस्तों? आई। इस नदी का नाम था घग्गर नदी। ये नदी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? घग्गर नदी है। और एक याद रखना मेरे दोस्तों, यहां से एक इसी प्रकार से राजस्थान में एक नहर आती है जिसका नाम है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, अर्थात ये भी हनुमानगढ़ से ही प्रवेश करती है मेरे दोस्तों। तो IGNP भी हनुमानगढ़ के टिब्बी से ही प्रवेश करती है, और घग्गर नदी भी कहां से प्रवेश करती है? टिब्बी हनुमानगढ़ से ही प्रवेश करती है। और ये दोनों जो है जहां पर आपस में काटते हैं, ये दोनों जहां पर आपस में काटते हैं मेरे दोस्तों, इस स्थान का नाम है बड़ोपल। इस स्थान का नाम है बड़ोपल। और इस बड़ोपल की बात करें, यहां से आपको दो बातें याद रखनी है, आपके करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के बता रहा हूं। क्या क्या बातें याद रखनी है? पहला तो मेरे दोस्तों याद रखना यहां से क्या, एक तो याद रखना यहां पर सर्वाधिक सेम की समस्या है। यहां पर सर्वाधिक सेम की समस्या, तो एक क्वेश्चन तो अपने आप निकल के आ गया कि राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या, पर्टिकुलर किसी स्थान की बात करें तो वो कौन सा होगा? बड़ोपल हनुमानगढ़। और मेरे दोस्तों याद रखना, यदि ऐसा आता है कि किस जिले में है तो जिला भी कौन सा होगा? हनुमानगढ़ होगा। अब देखना यहां से एक इस सेम की समस्या की जो है इसके निवारण के लिए अपने यहां पर एक इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम चलाया गया था मेरे दोस्तों। और इस इंडो जल निकासी कार्यक्रम की बात करें तो ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत मेरे दोस्तों याद रखना सफेदा के पौधे लगाए गए थे। सफेदा जो है, इस सफेदा के पौधे लगाए गए थे। और सफेदा के पौधों की बात करें, सफेदा के पौधों की बात करें मेरे दोस्तों, तो इसको कहा जाता है यूकेलिप्टस। इसको कहा जाता है यूकेलिप्टस। ये भी याद रखना कि सफेदे के पौधे को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? यूकेलिप्टस कहा जाता है। और ये जो इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम है, ये डच, यहां पर याद रखना डच का मतलब होता है हॉलैंड या नीदरलैंड भी कह सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये हॉलैंड या नीदरलैंड के सहयोग से चलाई गई थी। सेम क्या होती है मेरे दोस्तों, ये भी समझ लेना। सेम का मतलब है कि नहर के सहारे सहारे जो भाग दलदली बन जाता, होता क्या है? जल उत्प्लावन की समस्या होती है। नहर के सारे सारे जल उत्प्लावन का मतलब है जो जल है वो भूमि से बाहर आता है, और नहर के सहारे वाला भाग जो है वो दलदली भाग बन जाता है, उसे कहा जाता है सेम की समस्या। तो यहां पर यूकेलिप्टस के पौधे लगाए गए। और एक और बात करें मेरे दोस्तों, इस सफेदा की बात करें तो इसे पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है। इसे पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों। अगली चीज, इस बड़ोपल से एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखना। अब यहां पर सेम की समस्या है, इसके सारे सारे घास उगाया है। नहर के सारे सारे इस बड़ोपल में बहुत ज्यादा घास उगाया है। और घास की बात करें मेरे दोस्तों, तो अब यहां पर पक्षियां आने प्रारंभ कर दिए हैं। अब यहां पर बहुत सारे पक्षी आने प्रारंभ हो गए। तो याद रखना यहां पर राजस्थान का दूसरा पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है। राजस्थान के प्रथम पक्षी अभयारण्य की बात करें मेरे दोस्तों तो वो है केवलादेव घना पक्षी विहार। भरतपुर की बात करते, पहला कहां है मेरे दोस्तों? केवलादेव घना पक्षी विहार। और दूसरा कहां बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों बड़ोपल हनुमानगढ़ के अंदर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे पक्षियों ने अपना निवास स्थान बना लिया है। ये चीजें आते हैं मेरे दोस्तों। तो ये चीजें हो गई। अब ये तो इसके साथ हो गई। अब ये जो IGNP है, इस IGNP से एक शाखा निकलती है मेरे दोस्तों। इस IGNP से एक शाखा निकलती है जिसका नाम है रावतसर शाखा। जिसका नाम है मेरे दोस्तों रावतसर शाखा। क्या नाम है इसका? रावतसर शाखा है मेरे दोस्तों। तो याद रखना ये जो रावतसर शाखा है ये IGNP के बाईं ओर निकाली गई एकमात्र शाखा है। और ये कहां पर है? रावतसर शाखा। तो याद रखना इस रावतसर शाखा से हनुमानगढ़ में सिंचाई की जाती है। एक चीज तो ये आ जाता है मेरे दोस्तों। और यदि सेम की बात करें, याद रखना सेम के बचाव के लिए जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता है। हाँ जी, जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता है मेरे दोस्तों। तो एक तो यहां से इस IGNP से रावतसर शाखा निकाली गई है जिससे हनुमानगढ़ में सिंचाई की जाती है। एक तो ये आ जाता है। अगली चीज,
एक देखो इसी आईजीएनपी से एक लिफ्ट नहर निकाली गई है, इस आईजीएनपी से एक लिफ्ट नहर है मेरे दोस्तों, और इस लिफ्ट नहर की बात करें तो उसका नाम आता है चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर मेरे दोस्तों। और इस चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़, यहां से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू की बात करें, इन 3 जिलों में पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई की जाती है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से मेरे दोस्तों। और यह भी याद रखना, इस चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है आपनी योजना, और इस आपनी योजना के माध्यम से इन जिलों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और इस आपनी योजना का जो संचालन है ये जर्मनी के सहयोग से किया गया है मेरे दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको काम आएंगी कि आपनी योजना का संचालन किसके सहयोग से है, जर्मनी के सहयोग से, किससे संबंधित है, तो ये पेयजल की आपूर्ति के लिए है मेरे दोस्तों। ये चीजें यहां से आपको याद होनी चाहिए। अगली चीज और देखो यहां से सर और क्या आता है, तो एक इस हनुमानगढ़ की बात करें, इसी हनुमानगढ़ क्षेत्र में एक और आती है मेरे दोस्तों, और एक दो नहर की अपन और बात करेंगे, और वो आती है मेरे दोस्तों क्या, राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टि से। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना की बात करते हैं मेरे दोस्तों, हनुमानगढ़ में राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना की बात करें, हाँ जी, तो हनुमानगढ़ में एक राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना है। इस सिद्धमुख परियोजना में होता क्या है मेरे दोस्तों, यहां इसमें रावी व व्यास जो नदी है उसका पानी आता है। कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक इराड़ी आयोग आता है मेरे दोस्तों, इराड़ी आयोग। इस इराड़ी आयोग के द्वारा रावी और व्यास जो नदी है उसके अतिरिक्त जो जल होता है उस जल के सही तरीके से या उसके व्यवस्थित उपयोग के लिए उसका गठन किया गया था, और उन्हीं के सहयोग से अपने यहाँ पर रावी और व्यास नदी जो है उसके पानी की आपूर्ति की जाती है। और उसके आपूर्ति के लिए यहाँ पर राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना लाई गई थी मेरे दोस्तों। और याद रखना यहाँ से ये राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है ये 12 जुलाई 2002 में हुआ था, 12 जुलाई 2002 में किया गया था मेरे दोस्तों। और कहां पर किया गया था, एक गांव आता है जिसका नाम है भिरानी गांव, एक गांव आता है मेरे दोस्तों हनुमानगढ़ में जिसका नाम है भिरानी गांव। तो इस भिरानी गांव में इसका उद्घाटन किया गया था 12 जुलाई 2002 को। उम्मीद कर रहा हूं हर एक चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। हाँ जी, ये तो हो गया। इसके अलावा एक इसी सिंचाई परियोजना से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं, यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं। हुआ क्या कि ये जो आईजीएनपी है, ये जो आईजीएनपी है, इस आईजीएनपी का उद्घाटन हो गया था 1958 में। 1958 में इसका उद्घाटन हो गया था, लेकिन इसमें जल उद्घाटन की बात करें तो इसमें जल उद्घाटन की बात करें मेरे दोस्तों, इसमें जल उद्घाटन हुआ था 1961 में। आईजीएनपी में जल का उद्घाटन कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1961 को। कब हुआ था मेरे दोस्तों, 11 अक्टूबर 1961 को किया गया था। और कहां पर किया गया था, तो ये किया गया था नौरंगदेसर। कहां किया गया था मेरे दोस्तों, नौरंगदेसर हनुमानगढ़ में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि आईजीएनपी में जल उद्घाटन जो है नौरंगदेसर वितरिका से किया गया था 11 अक्टूबर 1961 को, तत्कालीन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो ये सब की सब किससे संबंधित आ जाते हैं मेरे दोस्तों, इस हनुमानगढ़ में सिंचाई परियोजना के साथ ये चीजें आती हैं। और एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन बनता है इन सिंचाई परियोजनाओं के साथ भी। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे चलें। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करें यहां से थोड़े से यहां के धार्मिक स्थलों की बात करें। यदि हम हनुमानगढ़ के धार्मिक की बात करें, या हनुमानगढ़ के सांस्कृतिक की बात करें, या हनुमानगढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करें कि वो कौन कौन से स्थल या धार्मिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल हैं जो हनुमानगढ़ को यूनिक बनाते हैं या लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, यहाँ की कला और संस्कृति का एक हिस्सा आता है मेरे दोस्तों। क्या क्या चीजें हैं वो देखो। नंबर 1 हम बात करें यहां से, वो आ जाता है भटनेर का दुर्ग। वो क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, भटनेर के दुर्ग
की बात करें, ये तो हमने पढ़ लिया कि भटनेर का दुर्ग जो है वो भूपत सिंह के द्वारा बनाया गया था। महाराणा सूरत सिंह के है उसके द्वारा हनुमानगढ़ को भटनेर का दुर्ग बना दिया गया। अब कहानी क्या थी इस भटनेर के दुर्ग की बात करें, देखो यहां से अब थोड़ा सा समझना। यहां से ये जो भटनेर का दुर्ग है ये घग्गर नदी के किनारे पर है, ये घग्गर नदी है अपनी, और इस घग्गर नदी के किनारे पर है मेरे दोस्तों भटनेर का दुर्ग। यहां पर है भटनेर का दुर्ग। अब इस भटनेर के दुर्ग के बारे में कई चीजें आती हैं। पहला आता है इसकी विशेषता कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है मेरा दोस्तों, भटनेर का दुर्ग है। एक कहा जाता है कि ये जो दुर्ग है ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग माना जाता है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग माना जाता है। वैसे मिट्टी से निर्मित दुर्ग की बात करें तो वो दोस्त दुर्ग आता है मेरे दोस्तों कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। लेकिन यह भी मिट्टी से निर्मित दुर्ग माना जाता है, या कहें ईंटों से निर्मित दुर्ग है मेरे दोस्तों। यहां से एक चीज, ये जो हनुमानगढ़ भटनेर दुर्ग की बात करें, एक कहा जाता है कि यह सर्वाधिक, इसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, इसके ऊपर सबसे अधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। अब ये विदेशी आक्रमण क्यों है मेरे दोस्तों, यहां से देखना, इधर आता है मुल्तान और इधर स्थान आता था मेरे दोस्तों दिल्ली, इधर स्थान क्या आता है दिल्ली, तो और यहां पर स्थान आता है मुल्तान। तो ये क्या था, ये जो दुर्ग है ये दिल्ली और मुल्तान जो है, दिल्ली और मुल्तान के मार्ग के बीच में पड़ता था, और इसीलिए यहां से इधर से जो आक्रमणकारी आते वो इस भटनेर दुर्ग के पास से होते हुए आते मेरे दोस्तों, और इसीलिए यहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। ये चीजें यहां पर आ जाती हैं। इसके द्वारा अलावा और क्या था मेरे दोस्तों, एक हम बात करें कि इसका जो शिल्पी माना जाता है कि इसका शिल्पकार जो है वो वेंकैया था। इसका शिल्पकार कौन था मेरे दोस्तों, वेंकैया या वेंकैया इसके शिल्पकार को माना जाता है मेरे दोस्तों। और हम बात करें एक ये जो हनुमान भटनेर का दुर्ग है इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है मेरे दोस्तों। और हम बात करें तो याद रखना यहां पर हिंदू व मुस्लिम, एक याद रखना यहां से हिंदू व मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनके जोहर का प्रमाण मिलता है कि यहां पर ये एकमात्र दुर्ग है जहां पर हिंदू और मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन्होंने यहां पे जोहर किया था। एक तैमूर जो लंग था, एक शासक था जिसका नाम था तैमूर लंग, इस तैमूर लंग ने कहा कि ये मैंने सबसे मजबूत दुर्ग देखा है, कि सबसे मजबूत दुर्ग जो मैंने देखा है वो कौन सा आता है मेरे दोस्तों, भटनेर का दुर्ग आता है। वेंकैया या वेकैया जो भी नाम आता है, यहां से थोड़ा सा इस चीज को देख लेना कि नाम क्या है, वेंकैया वेकैया नाम आता है मेरे दोस्तों। हाँ जी, अब इसके अलावा और हम बात करें कि सर इसके साथ और क्या आता है, तो याद रखना इस भटनेर की दुर्ग की बात करें इसमें यहां पर एक गोरखनाथ का धूणा भी है, गोरखनाथ का धूणा, धूणा का मतलब है जहां पर वो पूजा करते थे, तपस्या करते थे, यहां पर गोरखनाथ का धूणा भी है मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आती हैं इस भटनेर की दुर्ग की। अब हुआ क्या कि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में प्रशासन की अनदेखी की मान लो या कुछ भी मान लो, वर्तमान समय में धीरे धीरे खंडरों में बदलता जा रहा है। लेकिन आज भी हनुमानगढ़ की जब बात होती है, जब भी हनुमानगढ़ की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के जुबान पे आता ही क्या है कि सर वहां तो भटनेर का दुर्ग है, वहां पर क्या है मेरे दोस्तों, भटनेर का दुर्ग है। तो एक तो आ गया यहां से भटनेर के दुर्ग की हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब इसके अलावा और सर इस हनुमानगढ़ में क्या है, इसके अलावा और हनुमानगढ़ में क्या है मेरे दोस्तों, तो एक आ जाता है गोगा मेड़ी का मेला, एक यहां पर आता है मेरे दोस्तों गोगा मेड़ी का मेला की बात करें, किसकी बात करें, गोगा मेड़ी का मेला की बात करें। और ये गोगा मेड़ी का जो मेला है मेरे दोस्तों लगता है नौहर के अंदर, कहां लगता है ये, नौहर के अंदर लगता है मेरे दोस्तों। हाँ जी, नौहर में लगता है ये गोगा मेड़ी का मेला। सर इसके बारे में इसकी विशेषताएं आती हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है मेरे दोस्तों। हाँ जी, वेकैया था, वेरी गुड, यहां पर बहुत सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है मेरे दोस्तों। क्या पहला तो ये माना जाता है कि ये जो मेला है ये हिंदू और मुस्लिम सद्भावना का मेला है, हिंदू और मुस्लिम जो है उसकी सद्भावना का मेला माना जाता है मेरे दोस्तों। एक तो ये हो जाता है गोगा मेड़ी का मेला के बारे में। एक और याद रखना कि सर यहाँ पर मेला कब लगता है, तो यहाँ पर मेले की बात करें मेरे दोस्तों तो याद रखना भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है, जिसे कहा जाता है गोगा नवमी, जिसे गोगा नवमी को भी कहा जाता है। और इस गोगा नवमी की बात करें इस समय यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी बहुत सारे स्थानों से मेरे दोस्तों
बहुत स्थानों से श्रद्धालु यहाँ पर अपना अरदास मांगे आते हैं यहाँ से, और गोगा नवमी को ये मेला लगता है मेरे दोस्तों। ठीक है, एक और देखो, ये जो गोगा मेड़ी में यहाँ पर जो गोगा जी का मंदिर है, यहाँ तक गोगा जी का जो मंदिर है मेरे दोस्तों, याद रखना ये जो मंदिर है ये मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा। ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि किसका मंदिर मकबरे नुमा है, तो वो किसका है मेरे दोस्तों, गोगा जी का मंदिर है मकबरे नुमा। और एक याद रखना, यदि इसके निर्माण की बात करें, सर इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों फिरोज तुगलक ने। इसका निर्माण जो है ये फिरोज तुगलक ने करवाया था। और एक इस मेले में पशुओं का भी व्यापार होता है, इस मेले में पशुओं का भी व्यापार होता है मेरे दोस्तों। और एक ये जो मेला है, ये मंदिर जो है, यहाँ पर ये जो मंदिर है मेरे दोस्तों, इस मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह उकृत है, बिस्मिल्लाह, इसकी दीवार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है या उकृत है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, या ये कहें कि यहाँ पर लिखा हुआ कह दें या उकेरित कह दें, यहाँ की बिस्मिल्लाह लिखा हुआ मेरे दोस्तों। ये चीजें आ जाती हैं गोगा बेड़ी के मेले के बारे में, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बिस्मिल्लाह कहाँ लिखा हुआ है, किसको, ऐसे भी मान लें कि किसको हिंदू और मुस्लिम सद्भावना का गुरु माना, देवता माना जाता है, वो कौन से आता है मेरे दोस्तों, गोगा जी का नाम आता है। तो ये था अपना गोगा मेड़ी का मेला, यहाँ से ये चीजें आ जाती है मेरे दोस्तों, ये चीजें हैं। अब देखो और यहां से सर और क्या क्या आता है, एक देखो यहां से अपन बात करें, एक आता है मेरे दोस्तों शीला माता का मंदिर है, यहां पर शीला माता का मंदिर है। एक किसकी बात करें मेरे दोस्तों, शीला माता का मंदिर की बात करें, और ये हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ में कहां, घग्गर नदी के किनारे पर। कहां पर है मेरे दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे पर। यदि कभी सफर किया होगा, जब आप लोग सफर करते होंगे, तो जब घग्गर नदी को क्रॉस करते हैं, पुल के ऊपर से चल रहे होते हैं, उस समय लेफ्ट साइड में जाकर ये मंदिर आता है, शीला माता का मंदिर या शीला माता का मंदिर आता है मेरे दोस्तों। ये चीजें आती हैं यहां से। अब इस शीला माता के मंदिर की कुछ विशेषताएं आती हैं क्या, कि एक तो यहां पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है, नमक का पानी चढ़ाया जाता है, कि यहां पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है। और एक मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि यहां से ये जो नमक का पानी का उपयोग करने पे यहां से चर्म जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, चर्म रोग जो हैं वो सही होते हैं। तो ऐसा भी आता है, क्वेश्चन बन जाता है कि नमक का पानी कहां चढ़ाया जाता है मेरे दोस्तों, वो कहां चढ़ाया जाता है, तो वो हो जाएगा शीला माता को चढ़ाया जाता है मेरे दोस्तों। हो गया क्लियर। अगला देखो मेरे दोस्तों, यहां से एक हम बात करें, यहां से हाँ शीतला माता की बात करें, यहां से शीला माता समझना है मेरे दोस्तों, शीतला माता नहीं समझना है। शीतला माता की बात करें, वहां कहां मेरे दोस्तों, चाकसू, जयपुर में। जयपुर से आप लोग टोंक की तरफ जाओगे तो लगभग 20-30 किलोमीटर के बाद लगभग एक स्थान आता है, चाकसू से पहले एक तालाब सा बना हुआ है, और लेफ्ट साइड में ही शीतला माता का मंदिर है मेरे दोस्तों, वो है शीतला माता का मंदिर। ये किसका माता का मंदिर है, शीला माता का मंदिर है मेरे दोस्तों। हाँ जी, अगला देखो, एक यहां से आता है मेरे दोस्तों ब्रहाणी माता का मंदिर, ब्रहाणी माता का मंदिर आता है मेरे दोस्तों, ब्रहाणी माता का मंदिर। और ये जो ब्रहाणी माता का मंदिर है मेरे दोस्तों, ये पल्लू में है। ये कहां पर पड़ता है, पल्लू में पड़ता है। पल्लू जो तहसील है, पल्लू जो शहर है, वहां पड़ता है। और ये इस पल्लू क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है, ब्रहाणी माता का मंदिर है मेरे दोस्तों। हाँ जी, उसके बाद और हम बात करें यहां से, एक मेरे दोस्तों याद रखना, एक अपने सी हनुमानगढ़ में कालीबंगा म्यूजियम भी है, कालीबंगा म्यूजियम भी है मेरे दोस्तों। कालीबंगा म्यूजियम का मतलब है कि यहां पर एक म्यूजियम बनाया गया, और उस म्यूजियम के अंदर जो सभ्यताएं मिली हैं, उन सभ्यताओं के जो प्रमाण मिले हैं, उन सभ्यताओं से जो वस्तुएं मिली हैं, उनको प्रदर्शित किया गया मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए एक कालीबंगा म्यूजियम भी बनाया गया। और मेरे दोस्तों याद रखना, इसकी स्थापना जो है ये 1983 में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई है, 1983 के अंदर की गई है मेरे दोस्तों, 1983 में। और यहां पर रखा क्या गया है, तो याद रखना, यहां पे जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, इस सभ्यता की वस्तुएं रखी हुई हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखना, यदि पूछे कि कालीबंगा म्यूजियम की स्थापना कब हुई, तो 1983 में स्थापना हुई थी कालीबंगा म्यूजियम की मेरे दोस्तों। हाँ जी,
ये हो गया। उसके बाद और आगे बढ़े थोड़ा सा कि सर और क्या आता है यहां से। एक मेरे दोस्तों याद रखना, इसी हनुमानगढ़ में एक नगर आता है जिसका नाम है संगरिया। संगरिया की बात करें, इसकी तहसील आती है संगरिया, जो नॉर्थ तहसील है इसकी। हनुमानगढ़ की सबसे उत्तरी तहसील आती है मेरे दोस्तों संगरिया। और इस संगरिया की बात करें कि सर संगरिया में क्या आता है यहां से, तो मेरे दोस्तों याद रखना, इस संगरिया में एक तो है संग्रहालय, एक तो यहां पर क्या है, संग्रहालय है। और इस संग्रहालय की खूबी यहां पर है कि यहां पर शांतिनाथ जी की मूर्ति है। यहां पर शांतिनाथ की मूर्ति है मेरे दोस्तों। कौन थे ये, तो यहाँ पे जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर आते हैं मेरे दोस्तों, उनमें से एक तीर्थंकर थे शांतिनाथ जी, और उनकी मूर्ति रखी हुई है संगरिया संग्रहालय के अंदर मेरे दोस्तों। एक और देखो यहां से, इसी संगरिया के अंदर आता है काली माता का मंदिर। एक यहीं पर आता है मेरे दोस्तों काली माता का मंदिर भी आता है, बड़ा फेमस मंदिर है। और याद रखना 21 मंजिला मंदिर है ये। हाँ जी, काली माता का मंदिर है संगरिया हनुमानगढ़ में मेरे दोस्तों। और कितना मंजिल है, तो ये 21 मंजिला मंदिर है मेरे दोस्तों संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर। और एक और याद रखना मेरे दोस्तों, यहां से इसी संगरिया हनुमानगढ़ में है सर छोटू राम, सर छोटू राम संग्रहालय है। सर छोटू राम संग्रहालय भी है मेरे दोस्तों। और इस संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये स्वामी केशवानंद ने की थी। स्वामी केशवानंद के द्वारा 1938 में इसकी स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों सर छोटू राम संग्रहालय की। जिस छोटू राम संग्रहालय, जो सर छोटू राम है, ये पंजाब के किसान नेता हुआ करते थे, जाटों के सबसे बड़े नेता के रूप में थे। और इनका संग्रहालय है संगरिया हनुमानगढ़ में, जिसकी स्थापना स्वामी केशवानंद जी के द्वारा 1938 में की गई थी मेरे दोस्तों। ये चीजें यहां से आ जाती हैं। इसके अलावा सर और क्या आता है हनुमानगढ़ में। हाँ मेरे दोस्तों, बात करते हैं सर और क्या आता है इस हनुमानगढ़ में। तो देखो एक यहां पर आता है, इसी नौहर की बात करें यहां से मेरे दोस्तों, याद रखना एक किसकी बात करें, नौहर की बात करें तो नौहर में एक आता है कबूतर साहिब। यहां से आता है मेरे दोस्तों कबूतर साहिब, कबूतर साहिब गुरुद्वारा। कबूतर साहिब गुरुद्वारा की बात करें, यह भी कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में है मेरे दोस्तों। अब इस कबूतर साहिब गुरुद्वारे की बात करें तो यहां पर क्या था कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म की बात करें, उनके जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, बात करें यहां से, इनके गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो नेदड़, गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो नांदेड़ जाते समय यहां पर ठहरे थे। नांदेड़ जाते समय यहां पर ठहरे थे और उसी के लिए यहां पर क्या बना दिया गया, कबूतर साहिब गुरुद्वारा। ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जब नांदेड़ जा रहे थे तो वो यहां पर ठहरे थे मेरे दोस्तों, कहां पर, नौहर के अंदर। और उसी समय उनके लिए जब खाना वगैरह बनाया जा रहा था तो गलती से एक कबूतर मारा गया था और वहां के एक व्यक्ति विशेष ने गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद से और उस कबूतर को ठीक कर दिया गया था मेरे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। और ये इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कबूतर साहिब गुरुद्वारा नाम पड़ जाता है मेरे दोस्तों। तो ये चीजें यहां से आ जाती हैं। अब इसके अलावा एक और हम बात करें यहां से, इसी हनुमानगढ़ में एक चीज और आती है मेरे दोस्तों, गुरुद्वारे की बात करें तो वो आता है सुखा सिंह मेहताब सिंह, सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा। सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारे की बात की जाती है मेरे दोस्तों, गुरुद्वारा मेरे दोस्तों। और ये जो गुरुद्वारा है ये दो वीरों की कहानी को बयां करता है मेरे दोस्तों। वो दो वीर कौन थे, एक था सुखा सिंह और एक था मेहताब सिंह। एक था सुखा सिंह मेरे दोस्तों और एक था मेहताब सिंह। जब मुगल शासकों का जब अत्याचार बढ़ा था और उन जो सिख धर्मावली थे ये थोड़े से पीछे की ओर खिसके थे, बीकानेर रियासत की ओर चल पड़े थे, बीकानेर की ओर चल पड़े थे, तब इनको पता लगा कि हमारा जो मूल स्थान है स्वर्ण मंदिर है, वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारा धर्म उसको मान्यता नहीं देता है। फिर वहां पर ये दो वीर थे, सुखा सिंह और मेहताब सिंह, ये जो दो वीर थे उन्होंने जाकर वहां पर कुछ ऐसा चमत्कार किया है, मानो कि ऐसे शौर्य का प्रदर्शन किया था कि उनके शौर्य की याद के लिए यहां पर सुखा सिंह और मेहताब सिंह गुरुद्वारा बनाया गया मेरे दोस्तों। तो याद रखना सुखा सिंह और मेहताब सिंह गुरुद्वारा भी कहां पर है, ये कहां पर है मेरे दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर ही आता है। ये चीजें हो गई। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि सर इस हनुमानगढ़ में और क्या चीजें आती हैं। अब देखो इस हनुमानगढ़ में एक आ जाता है मेरे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अपन बात करें, एक आती है
बंगा सभ्यता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। अब यहां से कालीबंगा ही सभ्यता मत पढ़ना, यहां से तीन चीजें पढ़नी है कि यहां पर हनुमानगढ़ में एक तो है कालीबंगा मेरे दोस्तों, एक आ जाता है मेरे दोस्तों पीलीबंगा, एक यहां पर है पीलीबंगा, और एक आता है मेरे दोस्तों रंगमहल। ये तीनों सभ्यताएं हैं यहाँ पर कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल तीनों सभ्यताएं हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन से आते हैं मेरे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है मेरे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता की बात की जाती है। हाँ जी, कालीबंगा सभ्यता की बात करें, ये जो कालीबंगा सभ्यता जो है, याद रखना हड़प्पा कालीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है मेरे दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है। और ये माना जाता है कि ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, घग्गर नदी। और उस समय ये मानते थे कि इस नदी को कहा जाता था सरस्वती नदी। तो ऐसे मान लें चाहे घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है मेरे दोस्तों। अब देखो, अब इस काली सभ्यता की बात करें, कालीबंगा सभ्यता की, सबसे पहली चीज आती है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो खोज की बात करें मेरे दोस्तों, ये की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है काली सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों? और ये किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली का मतलब काला रंग और बंगा का मतलब होता है मेरे दोस्तों चूड़ियां, अर्थात यहाँ पर काली चूड़ियां मिली थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता कहा था। और इसको क्या कहा गया मेरे दोस्तों? इसको यहां से हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी मेरे दोस्तों। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा, वर्ष 1951-52 में। हाँ जी, वर्ष 1951-52 की बात करें, इसकी खोज की गई थी। उसके बाद यदि हम बात करें इसके उत्खनन की बात करें, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों कि इसका जो उत्खनन का कार्य है, ये उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना मेरे दोस्तों, एक तो था बीके थापर, बीके थापर की बात करें, बीके थापर के द्वारा, और एक वीवी लाल, एक था बीके थापर और एक था मेरे दोस्तों वीवी लाल, इन दो के द्वारा यहां पर क्या की गई है? इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। और ये उत्खनन का कार्य कब किया गया था मेरे दोस्तों? 1961 से 1961-62 में इसके उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था मेरे दोस्तों। हाँ जी, कौन कौन? बीके थापर और वीवी लाल। अब देखो वीवी लाल की बात करें, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो काली सभ्यता, कालीबंगा जो सभ्यता यहां पर है क्या? तो एक तो याद रखना यहां पर तोलने के बाट मिले हैं मेरे दोस्तों, यहां पर एक तोलने के बाट मिले हैं, यहां पर कपास के अवशेष मिले हैं, यहां पर कपास के अवशेष मिले हैं, या कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, ऐसे कहें यहां पर खेती के प्रमाण मिले हैं, या कहें कि जूते हुए खेत मिले हैं मेरे दोस्तों। यहां से एक अपन बात करें, यहां पर नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, नगर नियोजन के प्रमाण मिले, अर्थात ये कहें कि यहां पर नालियां मिली हैं, लकड़ियों से निर्मित नालियां थी मेरे दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि यहां पर नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहां पर विभिन्न बर्तन व आभूषण भी मिले हैं, यहां पर विभिन्न बर्तन व आभूषण भी मिले हैं, और एक यहां पर शल्य चिकित्सा, यहां पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं मेरे दोस्तों। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण जो खोपड़ी मिली थी उसके साथ आती है मेरे दोस्तों, बर्तन आभूषण, नगर नियोजन, खेती के प्रमाण, कपास के अवशेष और तोलने के बाट भी यहां से मिले हैं। और एक चीज और याद रखना, ये जो कालीबंगा सभ्यता आती है मेरे दोस्तों, इसकी लिपि की बात करें, सर इसकी लिपि क्या है? तो बुद्रोस्थफेन, इसकी लिपि क्या है मेरे दोस्तों? तो इसकी लिपि आती है बुस्तोफिदिन की बात की जाती है। इसकी लिपि क्या है मेरे दोस्तों? बुस्तोफिदिन है, जो अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। बुस्तोफिदिन सभ्यता इसकी लिपि थी मेरे दोस्तों, जो अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। तो ये चीजें आ जाती हैं हनुमानगढ़ की थोड़ी सी कल्चर, संस्कृति और यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े मेरे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। वो क्या आती है मेरे दोस्तों? एक हम बात करें, अब कुछ विविध की बात करते हैं। किसकी बात करें? कुछ विविध की बात करें। विविध का मतलब है कि इसके अलावा हनुमानगढ़ के साथ और क्या क्या चीजें हैं। तो याद रखना मेरे दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं, और एग्जाम में हर एक लाइन आपके लिए क्वेश्चन बन के आती है मेरे दोस्तों। पहला जैसे अपन बात करें, एक तो जो हनुमानगढ़ है ये खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। खेल का सामान एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, खेल का सामान हनुमानगढ़।
एक और याद रखना मेरे दोस्तों, इसी हनुमानगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है करणपुरा। इस हनुमानगढ़ का एक गांव आता है मेरे दोस्तों जिसका नाम आता है करणपुरा। और करणपुरा की बात करें तो यहां से मेरे दोस्तों याद रखना 4500, इस करणपुरा में 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल मिला है। यहां पर 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल मिला है मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक और हम बात करें, हाँ, उसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं मेरे दोस्तों। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हाँ जी कहते हैं, तीसरी राजधानी भी कहते हैं मेरे दोस्तों। बुस्त्रोफीदिन या बुस्त्रोफीदिन ये कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्लियर? हाँ जी, आगे देखो इसके अलावा और क्या था मेरे दोस्तों। यहां से एक और याद रखना, यहां से पुनः बात करें तो राज्य की पहली, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के साथ, कि राज्य में पहला नहरी सोलर प्लांट की बात करें, सोलर प्लांट, और ये पहला नहरी सोलर प्लांट कहां लगाया गया? हनुमानगढ़ में IGNP पे लगाया मेरे दोस्तों। और कहां पर? मैनावाली में। कहां पर? मैनावाली। पूछा जा सकता हुआ क्या यहां से, याद रखना कि यहां पर IGNP जो नहर है उसको ऊपर से सोलर प्लांट से कवर कर दिया गया है। तो राज्य का पहला नहरी सोलर प्लांट की बात करें मेरे दोस्तों, वो कहां पर है? मैनावाली, हनुमानगढ़ में है। और भारत की बात करें तो मेरे दोस्तों याद रखना, भारत में कहां पर है? नर्मदा नदी के ऊपर है, गुजरात के अंदर है मेरे दोस्तों। अगला देखो, ये तो हो गया, इसके अलावा और भी कुछ है क्या? हाँ जी, एक और याद रखना मेरे दोस्तों, यहां से गंगमूल का मुख्यालय, गंगमूल का मुख्यालय है मेरे दोस्तों। गंगमूल क्या है? तो यहां से अपन जब डेयरी उद्योगों की बात करते हैं, राजस्थान में डेयरी उद्योग, तो यहां से एक आता है उरमूल, एक आता है वरमूल और एक आता है गंगमूल। वो गंगमूल डेयरी कहां पर है मेरे दोस्तों? हनुमानगढ़ में ही है। गंगमूल डेयरी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। उरमूल कहां पर है? बीकानेर में। और वरमूल कहां पर है? जोधपुर के अंदर मेरे दोस्तों। ये चीजें यहां से आ जाती हैं। सर इसके अलावा और क्या आता है मेरे दोस्तों? यहां से एक चीज और याद रखना, एक अपन पढ़ेंगे गंगानगर सहकारी कताई मिल, गंगानगर सहकारी कताई मिल की बात करें, कताई मिल की बात करें तो गंगानगर जो सहकारी कताई मिल से इसकी स्थापना भी कहां की गई थी? हनुमानगढ़ में। जब हम बात करते हैं राजस्थान में ऊन उद्योग की, कपड़ा उद्योग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कपड़ा उद्योग की, तो राजस्थान में एक इकाई आती है गंगानगर सहकारी कताई मिल्स। और गंगानगर सहकारी कताई मिल्स की स्थापना भी कहां की गई थी मेरे दोस्तों? हनुमानगढ़ में की गई थी। और हम बात करें यहां से, इसके अलावा सर कुछ और भी आता है कि हाँ, तो एक अपन बात करें यहां पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है मेरे दोस्तों। और ये चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? नाली क्षेत्र में। कहां होता है? नाली क्षेत्र। सर नाली क्षेत्र क्या है? तो जो घग्गर नदी है, उस घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है नाली क्षेत्र। उस नाली क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। और यहां का जो बासमती चावल है मेरे दोस्तों, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहां का बासमती चावल मेरे दोस्तों पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके बाद और देखो यहां से एक क्या होता है मेरे दोस्तों, यहां से एक आता है यहां से नरमा। एक अपन बात करें नरमा या कपास की बात करें, कपास, तो नरमा या कपास का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। कि राजस्थान में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहां होता है मेरे दोस्तों? तो वो भी कहां होता है? हनुमानगढ़ के अंदर होता है। कहां होता है? हनुमानगढ़ के अंदर होता है। तो ये कुछ चीजें थी हनुमानगढ़ की। अब एक चीज याद रखना है यहां से, इस हनुमानगढ़ में कोई बड़ी औद्योगिक इकाई तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े फेमस हैं। जैसे यहां से अपन बात करें, एक इसमें आता है मेरे दोस्तों शीशम का फर्नीचर उद्योग। शीशम का फर्नीचर जो उद्योग है हनुमानगढ़ का, गंगानगर और हनुमानगढ़ का मेरे दोस्तों शीशम का फर्नीचर उद्योग प्रसिद्ध। हाँ, अमेरिकन कपास, नरमा या कौन सा कपास? अमेरिकन कपास जो है यहाँ का प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। ये चीजें आ जाती हैं। तो और यहाँ से शीशम का फर्नीचर उद्योग भी फेमस है। ये सब चीजें आती हैं हनुमानगढ़ के साथ। और उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री भी मजबूत होगी, तो कुछ कल्चर भी हुई होगी, तो कुछ ज्योग्राफी भी मजबूत हुई होगी। और हाँ, अब तैयार हैं कि कुछ कमेंट्स कर रहे हैं सर, अब हम तैयार हैं किसके लिए? सर लाठ गाड़ने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे आज के 5 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। आज राजस्थान के 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करें तो कल के रिवीजन की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन से, और उसके बाद हम बात करेंगे आज के 5 बेहतरीन खबरों की। रिवीजन की बात करें तो याद रखना, पतंजलि संस्थान द्वारा जारी कोविड-19 की औषधि कोरोनिल पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है। याद रखना, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी रोक लगा दी गई है। एक याद रखना, 26 जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर की थी आपातकालीन की घोषणा। हाँ, 25 जून को अध्यादेश लेके आ गए थे और रेडियो पे सार्वजनिक घोषणा कब की गई थी? 26 जून को सार्वजनिक घोषणा हुई थी मेरे दोस्तों। एक आता है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, और राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है मेरे दोस्तों? वो आता है सांगानेर हवाई अड्डा। उसके बाद में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का नियमन अब करेगा आरबीआई। अर्थात अब जितनी भी सहकारी कम इकाइयां हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल किसका होगा मेरे दोस्तों? आरबीआई का इन कंट्रोल होगा। कुंभलगढ़ और टाटगढ़ अभ्यारण्य की सीमा निर्धारण की जाएगी मेरे दोस्तों। हाँ जी, एक चीज, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकार है। हाँ जी, छोटा किलकर है मेरे दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ें, उसके बाद अगला है जगदीप धनखड़ की बात करें। जगदीप धनखड़ की बात करें, इसे पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये झुंझुनू से सांसद भी रह चुके हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद में इंद्रजीत मोहंती राजस्थान हाईकोर्ट के 37वें मुख्य न्यायाधीश बने, और दुर्गापुरा जयपुर में राज्य का पहला खरपतवार संग्रहालय बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों। एक नौवा था, भारत ने थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी में जीते 8 पदक। आशीष कुमार और ब्रिजेश यादव मैंने कल 91 केजी लिखवा दिया था, सॉरी वो कितना केजी वेट है? 81 केजी में इन्होंने जीता था कौन सा पदक मेरे दोस्तों? रजत पदक जीता था। और नंबर 10, सांबर झील में हजारों पक्षियों की मृत्यु बोटोलिज्म से हुई। सांबर झील के ऊपर हजारों पक्षियों की मृत्यु बोटोलिज्म से हुई थी मेरे दोस्तों। अब आज के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करें, और उम्मीद करता हूं सभी के जवाब आप लोग दे दोगे मेरे दोस्तों। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, राजस्थान की जलपरी नाम क्या आता है? राजस्थान की जलपरी के नाम से विख्यात किस तैराक की जीवनी पर हाल ही में फिल्म बनाने का निर्णय हुआ है? हाँ, राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान की एक बेटी जिसे जलपरी के नाम से जाना जाता है, उसकी बायोपिक आ रही है, उसकी जीवनी के ऊपर एक मूवी आ रही है मेरे दोस्तों। और कौन है वो शख्सियत? उसका नाम है मेरे दोस्तों भक्ति शर्मा। क्या नाम है मेरे दोस्तों? भक्ति शर्मा। याद रखना, भक्ति शर्मा की बात करें तो इनका संबंध जो है ये उदयपुर से है। क्या कहा जाता है इनको? राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान की जलपरी कहा जाता है मेरे दोस्तों। एक चीज और समझना, ये भक्ति शर्मा की बात करें तो भक्ति शर्मा जो है इनका संबंध आता है कि इन्होंने जो है अंटार्कटिका महासागर की बात करें, अंटार्कटिका महासागर को सबसे कम आयु में पार किया था। सबसे कम आयु में पार करने वाली, अंटार्कटिका महासागर को पार करने वाली कौन थी मेरे दोस्तों? भक्ति शर्मा। कहां से संबंध है? उदयपुर से। अब यहां से एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है आपकी एग्जाम में। क्या एक और आती है राजस्थान की जलपरी, एग्जाम में दे देगा राजस्थान की जलपरी, और वहां से ऑप्शन होगा ही नहीं भक्ति शर्मा का। तो मेरे दोस्तों याद रखना, एक राजस्थान की एक नई सनसनी है जिसे कहा जाता है राजस्थान की जलपरी, और उस नई सनसनी का नाम आता है मेरे दोस्तों गौरवी सिंघवी। याद रखना, गौरवी सिंघवी। 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, गौरवी सिंघवी का संबंध कहां से है? उदयपुर से है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे दोस्तों? गौरवी सिंघवी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जलपरी। और या तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राजस्थान में सबसे कम आयु की जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम आयु की महिला कौन है? तो वो कौन है मेरे दोस्तों? गौरवी सिंघवी। 3 तरीके से बन सकता है। और चौथा, गौरवी सिंघवी का एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गौरवी सिंघवी का संबंध जो है वो किससे है संबंध मेरे दोस्तों? तो याद रखना, उसका संबंध किससे है? तैराकी से है। तो गौरवी सिंघवी एक नया सनसनी है, ये भी याद रखना, कंफ्यूजन दे सकता है। राजस्थान की जलपरी इसे भी कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन विभाग ने विदेशी पशु पक्षियों की पालन के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वन विषय को केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत किस सूची में रखा गया है? और मेरे दोस्तों याद रखना, वन विषय की बात करें तो ये आता है समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची। अब देखो यहां से एक अपने बात करें यहां से कि भारत में बात करें यहां से, तो भारत में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। भारत में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है मेरे दोस्तों, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये आया था 1972 के अंदर। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये सिर्फ भारतीय जो जीव हैं उन्हीं पे लागू होता है, विदेशी जीवों पे लागू नहीं होता। इसलिए क्या किया गया कि हाल ही में वन विभाग ने कहा कि इनके ऊपर तो ये अधिनियम लागू ही नहीं होता, लेकिन अब इनकी गणना करना और इनका जो फिजिकली जो इनका जो इवैल्यूएशन करना है वो सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए अब इसके लिए क्या कर दिया गया? पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया मेरे दोस्तों। तो यहां से याद रखना, वन जो है ये समवर्ती सूची का है। और एक और याद रखना, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को संरक्षण व बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले, कल की क्लास में पढ़ा था जीआई टैग कि राजस्थान में एक बगरू प्रिंट है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, इसे जीआई टैग दिया गया है। और इस बगरू प्रिंट के संरक्षण के लिए हाल ही में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मेरे दोस्तों? और वो आता है तितानवाला म्यूजियम। कौन सा आता है मेरे दोस्तों? तितानवाला म्यूजियम। ये तितानवाला म्यूजियम है कहां पर? तो ये मेरे दोस्तों याद रखना, बगरू जयपुर के अंदर है। कहां पर है? बगरू जयपुर के अंदर है मेरे दोस्तों। और एक चीज और याद रखना यहां से, इस बगरू जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम का उद्घाटन 26 फरवरी 2019 को किया गया था। उद्घाटन कब हुआ था? 26 फरवरी 2019 को किया गया था। किसके द्वारा? तो स्मृति ईरानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था मेरे दोस्तों। याद रखना, बगरू ब्लूप्रिंट जो है इसे जीआई टैग दिया गया। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और यह भी याद रखना, बगरू प्रिंट जो है इसका कार्य कौन करता है? तो कार्य याद रखना, छिपा जो समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा बगरू प्रिंट का कार्य किया जाता होता है। क्या सर? तो याद रखना, ये कपड़े के ऊपर छपाई का कार्य होता है बगरू प्रिंट। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में 4 नई तहसीलें बनाई गई हैं। निम्न में से कौन सी नई बनाई गई तहसीलों में शामिल नहीं है? तो मैं पहले यहां से तहसीलों की बात कर दूं मेरे दोस्तों। हुआ क्या? याद रखना, बजट 2019 में राजस्थान में 4 नई तहसीलों की बात की गई। 4 नई तहसीलें बनाई गई। और वो 4 नई तहसीलें कौन सी थी मेरे दोस्तों? देखो यहां से, एक तो थी भरतपुर में सीकरी, एक तहसील तो थी मेरे दोस्तों भरतपुर के अंदर जिसका नाम है सीकरी। एक है मेरे दोस्तों चूरू, और चूरू में थी सिद्धमुख, चूरू में थी मेरे दोस्तों सिद्धमुख। एक थी धौलपुर में, और धौलपुर में उस तहसील का नाम था मेरे दोस्तों मनिया, धौलपुर में है मनिया। और एक आ जाती है मेरे दोस्तों राजसमंद में, और राजसमंद में उस तहसील का नाम आता है देलवाड़ा। तो ये 4 तहसीलें बजट 2019 में बनाई गई थी। तो सिद्धमुख है, सीकरी है, देलवाड़ा है। कौन सी नहीं है? रायपुर नहीं है मेरे दोस्तों। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, डी ऑप्शन इसका मेरे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गए यहां से? रायपुर। और आज के इस अंतिम क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2020 में सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को, बजट 2020 में सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को कौन सा डे घोषित किया गया है? तो क्या कहा कि हर शनिवार को एक डे मनाया जाएगा। उस डे का नाम है मेरे दोस्तों नो बैग डे, नो बैग दिवस। ये कहा इस दिन बच्चे को बैग नहीं लाना है, बच्चा खुल के आएगा और अपना शारीरिक और मानसिक और जो सामाजिक विकास है वो कर सकता है मेरे दोस्तों। तो ये थे आज की महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन और ये थी आज की क्लास। यदि दिल से अच्छी लगे मेरे दोस्तों तो इसे शेयर भी करना। और मिलते हैं अब मंडे को नए टॉपिक के साथ, राजस्थान में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी,
कभी भी।